ओके। बेटा एप्लीकेशन के कमेंट दिखा दो मुझे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? ओके चलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम आज बात करेंगे साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 के बारे में। ये क्लास आपकी यूट्यूब पे भी चल रही है, तो एक चैप्टर पूरा मैं यहाँ पर यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ, वो है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो कंप्लीट न्यूरल सिस्टम है आपका, आपकी बॉडी का, वो कंप्लीट मैं यूट्यूब पे करवाने वाली हूँ। सबसे पहला आप सबका स्वागत है टाइम्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब पर भी, और दूसरा एप्लीकेशन पर अगर आप देख रहे हैं, आपने बैच परचेज किया है या आज तो डेमो है वो फ्री है, तो आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने बैच परचेज किया है तो आप सबको बहुत तहे दिल से हमारी तरफ से धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि अगले 3 महीने तक का सफ़र, तीन से 3.25 महीने का सफ़र हम लोग साथ में बिताएंगे और बहुत अच्छे से बहुत नई नई चीज़ों का आपको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ बातें बताती हूँ, पहले ध्यान से मेरी बातें सुन लो 5 मिनट, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चा, हमारे इंस्टीट्यूट में आप लोग नए आए होंगे, इसलिए मुझे थोड़ी सी बातें आपको बताना जरूरी है जो हर बैच में मैं आपको बताती हूँ। तो हाँ, यूट्यूब पे चल रही है बच्चा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम टारगेट बैच का क्या हुआ? टारगेट बैच बच्चा चल रहा है, उदित मिश्रा एक दिन में 6-6 घंटे की क्लास दे रहे हैं, उसमें और कैसे पढ़ना है तुम लोगों को, समझ में नहीं आता है मुझे। ठीक है, चलिए सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपका ये बैच नंबर, बैच का कोड जो है वो है साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच। ऑलरेडी हमारे 9 बैचेस चल चुके हैं, जिसमें से साइंस स्पेशल 7 तक कंप्लीट है। 8 नंबर जो है उसमें 80% सिलेबस कंप्लीट है। जो साइंस स्पेशल 9 बैच है वो चल रहा है और बहुत अच्छा बैच है, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और मुझे उम्मीद करती हूँ मैं कि साइंस स्पेशल 10 में भी वैसे होंगे। तो ये आज से आपका साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच स्टार्ट था, जिसकी टाइमिंग 11 to 12:30 ही होने वाली है। लेकिन जब तक मेरा एक चैप्टर चलेगा ये शाम को यूट्यूब पर, तब तक आपकी टाइमिंग 9:30 to 11 रहेगा। ठीक है बच्चा? ठीक है, तो आपका अगर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है पीडीएफ डाउनलोड करने में या कुछ भी, तो आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है कि मैं साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 का स्टूडेंट हूं, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस बैच की जो टाइमिंग है वो 2 टाइमिंग है, 2 स्लॉट में चलने वाला है। एक दिन में हम आपको 2 सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। मैं आपको लिख के समझा दूं ये सारी बैच, तो आपके सारी बातें तो मुझे लगता है आपके खोपड़े में जल्दी बैठेंगी, है ना? चलो तो देखो, सुनो, तुम ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि इस बैच की जो टाइमिंग है वो क्या होने वाली है। साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 है इसकी, क्योंकि बार बार मुझसे बाद में क्लास में ना पूछें कि मैम टाइमिंग क्या है, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कब ड्यूरेशन कितना है, पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं सारे के सारे डाउट आपके आज क्लियर कर देती हूँ 10 मिनट में। उसके बाद बच्चा कोई मुझसे वापस बार बार क्लास में नहीं पूछेगा। इसकी जो टाइमिंग है वो चलेगी 11 से 12:30 PM। एक क्लास तो आपकी 11 से 12:30 में होगी, 1.5 घंटे की। ये क्लास होगी वो 3 दिन बायोलॉजी की होगी, 3 दिन केमिस्ट्री की होगी। और फिजिक्स की क्लास आपको वीक में ये आपकी बायो हो सकता है, बायो की क्लास हो सकता है ये केमिस्ट्री की क्लास हो। ठीक है, जो फिजिक्स की क्लास है वो चलने वाली है आपकी 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच में, 2:30 से लेकर 4 बजे के बीच में, और वीक में 5 डेज आपका फिजिक्स चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको एक दिन में 3 घंटे का साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री वाला पार्ट मैं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स आपको अंकुर सर पढ़ाएंगे। अंकुर सर का इंट्रोडक्शन देने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ, सर को जानते हैं आप सब लोग। ठीक है, तो ये आपकी टाइमिंग है बैच की। बैच कोड है आपका साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच। अब हम बात करते हैं, टाइमिंग बार बार नहीं पूछेगा, लेकिन मैं अगली 2 क्लास इवनिंग में 9:30 बजे ही लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा स्लॉट फंसा हुआ है 11 बजे वाला। तो इवनिंग में बाद में मैं अभी जो 2 क्लास है मेरी वो 9:30 से 11 तक ही चलेगी। ठीक है बच्चा?
तो जब तक मैं आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट ना करवा दूं तब तक आप मेरे से इसी टाइमिंग पे मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आप जो हैं आप मुझसे मिलेंगे कहाँ पर, तो 11 से 12:30 वाली टाइमिंग पर आप मुझे डेली आप देख सकते हैं। चलो अब हम इसके बाद आपको एक बात और बताते हैं। 1 सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे, 1 मिनट में आई मैं। विकास कह रहे हैं मैम मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास ली है। ओके, बहुत अच्छा। कहाँ पर? मुखर्जी नगर में ली है, पटना में ली है, जयपुर में ली है, कहाँ पर ली है आपने ऑफलाइन क्लास? और आपने बैच परचेज किया है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो ठीक है बच्चा, तो ये हो गया आपका टाइमिंग का। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आज के बाद आप मुझसे कभी भी क्लास के बीच में नहीं पूछेंगे। अब बच्चा 2-3 बातें सुनो। 2-3 बातें आपको क्या सुननी है? बैच का ड्यूरेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम कब खत्म हो जाएगा। हम हर क्लास में बोलते हैं मिनिमम 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने तो हमें लगेंगे ही लगेंगे बैच को खत्म करने के लिए, ठीक है। और जिस दिन आपका बैच की लास्ट क्लास होगी उसके बाद आपके पास 45 डेज होंगे, और 45 डेज तक आपके पास एज ए रिवीजन के तौर पर आपके पास वीडियोस होंगी, ठीक है। तो रिवीजन के तौर पर आपके पास 45 डेज के लिए आपके पास वीडियोस होंगी, देखना उसको। कितनी भी बार आप वीडियोस को देख सकते हो, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हो। ये आपके बैच के बारे में बातें हो गई। अब सुनो मेरी बात, आज जो मेरी क्लास है वो है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की क्लास है। मैम क्लास छूटने पर वीडियो देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, आप में जितनी हिम्मत है, जब तक आपको समझ में नहीं आई जब तक आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चा। अब मेरी बात सुनो नेक्स्ट। अब आपकी जो आज की क्लास है वो है बायोलॉजी की क्लास। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैम टीजीटी की बायोलॉजी का बैच ले आओ, कोई बोलता है कि मैम सीडीएस के लिए ले आओ, कोई बोलता है सीपीएफ के लिए ले आओ, कोई बोलता है एसएससी सीजीएल के लिए ले आओ। मैं हर क्लास में यही बोलती हूँ कि मैं अपने दोनों सब्जेक्ट आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपका मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगी। ये मैं नहीं बोलती, मेरे से पढ़े हुए बच्चे बोलते हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं, मेरे से क्या, इनफैक्ट अंकुर सर से या मेरे से पढ़ा हुआ जो भी बच्चा होगा, हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, और आप देख सकते हैं, जो कोई भी एग्जाम उठाकर देख सकते हैं आप जिसमें आपने हमसे पढ़ा होगा। तो प्लस नोट्स की बात है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स अपने हाथ से बनाएं। हर वीडियो को देखकर एक बार आप मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करें, उसके बाद आप वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर नहीं करने हैं, हम दोनों मीडियम में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों मीडियम में। आप दोनों मीडियम से आप हमारा बैच अपने पीडीएफ डाउनलोड कर सकते, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात बताती हूँ आपको बायोलॉजी की। अब बच्चों आपने इस बैच को अगर परचेज किया है, अगर नहीं भी किया है तो 2 वीडियोज आपको पहले से मिली होंगी, 2 वीडियोज मिली होंगी बच्चा। तो देखा होगा आपने 2 वीडियो में, एक वीडियो नंबर 1 है, एक वीडियो नंबर 2 है। जो वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 ऑलरेडी आपके बैच में हैं, वो हैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। मैं बार बार बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पढ़ाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चा मेरा ये बैच परचेज किया है, और मैंने उन बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं आपका एनटीपीसी के बैच, एनटीपीसी के एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगी। तो फिर मैं आपसे एक बार प्रॉमिस कर रही हूं कि जब आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट होंगे, जो आपके मिड ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होने की संभावना है, उससे पहले हम इस बैच को निपटा देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम आपको लास्ट में एग्जाम से 1 वीक पहले, और हम यहां पर आपका पूरा का पूरा ये खत्म करवा देंगे, ठीक है। हाँ, 3 मंथ्स में तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अरुण कुमार, कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो एनटीपीसी के एग्जाम से पहले अगर खत्म करना है तो हम लोग हो सकता है कभी कभी सैटरडे संडे भी क्लास लें आपकी, आपको हमें यहाँ पर सपोर्ट करना होगा उस चीज़ के लिए। हो सकता है कभी कभी हम एक दिन में तीनों क्लास लगवा लें, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों लग सकती हैं। हो सकता है कभी कभी कोई इमरजेंसी केसेस में आपकी क्लास ना भी हो, उस दिन भी आपको फालतू की बकवास नहीं करनी है, ठीक है। और आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है कि बार बार आप क्लास में, लाइव क्लास में कमेंट कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, मैं लाइव हूँ क्या, मेरा नाम ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फी कितना है, उस बैच में क्लास नहीं हो रही, इस बैच में क्लास नहीं हो रही, ये सब नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर टीचर अपना 100% देता है, तो आप भी 100% देने की कोशिश करें, ठीक है। ये हो गई बात। अब जो 2 वीडियो डली हुई है बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की, जाइए वो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देख लेना, दोनों क्लास देख लेना। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको पढ़ाने वाली हूँ, और क्या क्या मैं आपको सिलेबस करवाने वाली हूँ, ठीक है बच्चा। मैंने सब कुछ वहां पर नोट कर रखा है। बार बार पूछ रहे हैं मैम बैच का फी कितना है, क्रिएटिव में देखा होगा ₹699 है, 699 रुपीज है, लेकिन एक चवन्नी, एक आना आपका पैसा वसूल होगा इस बैच में। ना हो, आप जब बैच खत्म हो आप हमसे बोल दीजिएगा, ठीक है।
ओके हो गई बात। तो दोनों क्लासेस देख लेना बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की, जिसमें मैंने बायो का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दिया है, बायो की ब्रांचेस बताई हैं, कुछ और भी बहुत सारी बातें बताई हैं कि लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बताया है, और कैसे कैसे मैं पॉइंट करवाऊंगी, कैसे कैसे मैं आपका चैप्टर पहले कौन सा करवाऊंगी फिर कौन सा करवाऊंगी, सारा करवा दूंगी, ठीक है। और एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, सीपीओ, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, दिल्ली पुलिस के तो ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चंस, कोई ज़्यादा लेवल नहीं आता है साइंस का, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी सेल कौन सी है, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको बायोलॉजी में, बायो की एक ब्रांच है जूलॉजी, ये जूलॉजी कंप्लीट करवाऊंगी। क्यों करवाऊंगी, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज रहता है जूलॉजी से। जूलॉजी का मीनिंग क्या होता है, पहले ध्यान से ये सुन लो। जू का मतलब होता है एनिमल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में स्टडी करना क्या होता है, जूलॉजी कहलाता है। और इसी एनिमल्स वाली ब्रांच में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पर भी पढ़ाई करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हमारे बॉडी के बारे में, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं, सारा के बारे में यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपका सबसे पहला आज जो चैप्टर है, आपके चैप्टर का नाम है यहाँ पर नर्वस सिस्टम। ध्यान से एक एक चीज सुनना है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आती है उस टाइम नहीं बोलेंगे, जब मैं क्लास खत्म करूंगी उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि हाँ जी अब बताइए आपके कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आप अपना डाउट छोड़ दीजिए मैं आपका आंसर कर दूंगी, ठीक है बच्चा। ओके आपके चैप्टर का नाम है तंत्रिका तंत्र। आप बार बार नहीं पूछेंगे कि मैम सिलेबस क्या है, 2 वीडियोस डली हुई हैं, दोनों जाकर देख लीजिएगा। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, क्योंकि टाइम खराब नहीं करना है ना इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन बनेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। 2 वीडियो डली हुई, जाकर देख लेना, अगर कुछ अच्छा लगे नोट करने लायक तो वो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम, अब ध्यान से सुनना मेरे एक एक बात, इसको आप नर्वस सिस्टम बोलो या ह्यूमन बॉडी का कंप्लीट न्यूरल सिस्टम बोलो। अगर सही भाषा में बोलूं तो न्यूरल सिस्टम टर्म बिल्कुल सही होगा आपका। इसको न्यूरल सिस्टम बोलो या आप बोलो नर्वस सिस्टम, हिंदी में तंत्रिका तंत्र का नाम दिया जाता है। देखिए नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जब आप बायोलॉजी में सिस्टम वर्ड देखेंगे, सिस्टम जिसको हम हिंदी में तंत्र बोलते हैं, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ है, और वो ऑर्गन्स का ग्रुप बच्चा जो एक जैसा काम करता है, जो एक जैसा काम करता है, उन सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, सिस्टम, उसको आप तंत्र बोलते हैं। जैसे पूरा हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, मैं 9 सिस्टम्स करवाती हूं अपने क्लास में, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी, ऐसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको एक एक करके सब पढ़ाने वाली हूं। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है हमारे बॉडी में, और उन ऑर्गन के ग्रुप को सिस्टम बोलते हैं। लेकिन वो ऑर्गन्स करते क्या हैं, तो वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। वो ऑर्गन्स का ग्रुप जो हमारे बॉडी में जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। उन सारे मतलब उन ग्रुप को, उस ऑर्गन के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जो हमारे शरीर को, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, उन सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स का जो सिस्टम है उसको आप कंप्लीट न्यूरल सिस्टम बोलो या कंप्लीट नर्वस सिस्टम बोलो। तो यहां पर हम इस नर्वस सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ध्यान से सुनते जाना मेरा एक एक पॉइंट। हो सकता है स्टार्टिंग का 20-25 मिनट का आपको थोड़ा सा कम पल्ले पड़े, लेकिन पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। तो हम हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब है बच्चा, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाले ऑर्गन्स हैं उनके ग्रुप को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा,
सबसे पहला लिखेंगे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान से बस लिखते जाओ, मैं सब समझा दूंगी आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में आप इसको नोट करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सबसे पहला हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है या न्यूरल सिस्टम है उसका नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा आता है बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरे न्यूरल सिस्टम को या दूसरे नर्वस सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिधीय कंकाल तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको नोट करेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है या जो न्यूरल सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या तंत्रिका तंत्र है, उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? आप क्या बोलोगे? 3 कैटेगरी में। हिंदी में इसको नोट करेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सबसे पहले प्लीज़ जो लोग YouTube पे देख रहे हैं आराम से पेशेंस के साथ क्लास अटेंड करें, सारे के सारे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें, क्योंकि आजकल YouTube में कुछ दिक्कत हो रखी है, नोटिफिकेशन नहीं जाता है, बच्चों को नहीं पता लग रहा है कुछ भी बात। 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रखा है इस YouTube को। चलिए, तो हमारे बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाले ऑर्गन्स का ग्रुप है जिसको हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी में? नंबर 1 पे क्या बताएंगे आप? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर 2 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड नंबर 3 पे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये 2 ऑर्गन से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक तो ब्रेन जिसको आप दिमाग या मस्तिष्क बोलते हैं आप, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है मेरु रज्जु। जब ये दोनों ऑर्गन जुड़ते हैं, कौन कौन सा? ब्रेन, और ब्रेन के साथ कौन? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आता है CNS, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CNS, इसको लिखा जाता है PNS, इसको लिखा जाता है ANS। तो आपसे पूछ ले CNS कौन कौन से 2 ऑर्गन से मिलकर बना होता है? आप क्या बताएंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी हम किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ये जो आपका दिमाग है ना, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दिमाग है तभी आप सारे चैप्टर बाद में पढ़ लोगे, तो सबसे पहले इस दिमाग को ही पढ़ के हम निपटा डालते हैं। ठीक है बच्चा? तो अब आपको नोट करना है कि हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप हेडिंग दीजिए अपने कॉपी में, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। जैसा कि आपको थंबनेल में भी लगा हुआ दिखेगा, मानव मस्तिष्क। अब मानव मस्तिष्क क्यों लिखा? क्योंकि भाई सबका अलग अलग दिमाग है ना? ऐसा तो है नहीं कि सबका एक जैसा दिमाग है। तो हमें तो सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हमें तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मानव मस्तिष्क। हमारे ब्रेन के बारे में आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवा दूंगी मैं, ठीक है? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब फालतू की चीजें तो मुझे नहीं नोट करवानी ना, ठीक है? तो ह्यूमन ब्रेन के बारे में अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ध्यान से सुनो, 5-7 एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। एक सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन है यहाँ से कि भूख का लगना, प्यास का लगना, ब्रेन का कौन सा पार्ट आपको फील करवाता है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर? हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट में मेमोरी जनरेट होती है? आपकी याददाश्त ब्रेन के कौन से पार्ट में बनती है? ये बड़े फेमस से क्वेश्चन है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, जब आप
आप ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन कर लेते हैं, ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं, तो ब्रेन के कौन से पार्ट पर प्रभाव पड़ता है? बोलते हैं ना डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्यों बोलते हैं ऐसा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां से आता है, एमनेसिया कब होता है? क्वेश्चन नंबर 4 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डिसऑर्डर कब हो जाता है आपको? ऐसे ही आपने सुना होगा डिप्रेशन हो जाता है इंसान को, माइग्रेन होता है इंसान को, है ना? ये सारे बीमारियां मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगी। तो ब्रेन एंड ब्रेन के डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाना और मैं बोलूंगी, आप साथ में कॉपी एंड पेन ले लीजिए, आप साथ में नोट कीजिए। ठीक है, आपको गर्मी लग रही है तो उस गर्मी को फील करवाने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट है? आपको सर्दी लग रही है, आपको किसी ने चांटा मारा, तो चांटा मारने पर आपको जो दर्द फील हो रहा है वो कौन सा ब्रेन का पार्ट फील करवाता है? अगर आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो उसको ब्रेन का कौन सा पार्ट फील करवाता है? डोपामीन क्या होता है? ऐसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। सबसे पहला, ह्यूमन ब्रेन या ब्रेन के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम न्यूरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। टू स्टडी अबाउट ब्रेन इज नोन एज न्यूरोलॉजी। ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में स्टडी करना न्यूरोलॉजी कहलाता है। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्रेन या ब्रेन के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं वो न्यूरोलॉजी कहलाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहां पर नोट करना है कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वो इस धरती पर जितने भी जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, जितने भी जानवर हैं, बंदर हो गया या आपका लंगूर हो गया, है ना, इन सब में जितने भी आप इस धरती पर जितने भी एनिमल्स की वैरायटीज देखते हो, उन सारे के सारे एनिमल की वैरायटी में सबसे ज्यादा विकसित दिमाग हमारा माना गया है। इसीलिए हम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव हैं हम, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे ज्यादा डेवलप्ड ब्रेन है, सबसे ज्यादा विकसित है। ऐसा कहा जाता है हमारे बाद जो डॉल्फिन होती है उसका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित माना गया है। ठीक है, और जो डॉल्फिन है उसको हम सेकंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। तो हमारा दिमाग सबसे ज्यादा, भगवान ने आपको बहुत अच्छा दिमाग दिया है, उसको काम में लीजिए आप। ठीक है, वो बात अलग है कि आज मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगी आपके ब्रेन के बारे में, आप सुनकर बहुत हैरान भी होने वाले हैं यहाँ पर कि मैम सच में ऐसा भी होता है। सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो आपसे पूछे वो कौन सा बुद्धिमान जीव है या वो कौन सा जीव है जिसका दिमाग सबसे ज्यादा विकसित है, तो भगवान ने हमें दिया है। अब सबसे पहले आपको ब्रेन की लोकेशन पता होनी चाहिए कि ब्रेन होता कहाँ है। अब मैं बहुत सारे बच्चों से जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ दिमाग कहाँ होता है। कोई बोलता है ये है दिमाग, कोई बोलता है ये है दिमाग। तो आपको पता होना चाहिए कि दिमाग होता कहाँ है। तो अगर आपको ब्रेन की लोकेशन पूछे तो आप बताएंगे बिलो क्रैनियम। बिलो क्रैनियम, आप क्रैनियम का मतलब होता है यहाँ पर कपाल अस्थि के नीचे, कपाल अस्थि के नीचे। अब ये क्रैनियम किसको बोलते हैं हम? कपाल अस्थि के नीचे। ये जो आपका क्रैनियम इतना जो स्ट्रॉन्ग है स्ट्रक्चर, देखिए ये जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, इसको आप टच करो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको कहा जाता है क्रैनियम। तो इस क्रैनियम के नीचे की इसके क्रैनियम के नीचे अंदर की साइड आपका ब्रेन होता है। अगर मैं कुछ बात करूं तो यहां से स्टार्ट होता है आपका दिमाग ऐसे। एक दिमाग ये है फोर ब्रेन, ये है मिड ब्रेन, ये है हिंड ब्रेन, पीछे वाला दिमाग। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इतनी हार्ड कवरिंग है। ये हार्ड क्यों होती है? क्योंकि बच्चा ये जो क्रैनियम है ना, ये मिलकर बना हुआ होता है बोन्स से। बोन्स बोले तो हड्डियां। अब हड्डियां तो कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, आपको पता होता है क्यों? क्योंकि हड्डियां कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं। तो ये जो आपकी क्रैनियम है ना बच्चा, ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अंदर 8 हड्डी होती हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि भाई ह्यूमन ब्रेन की लोकेशन क्या है, आप क्या बताओगे बच्चा? बिलो क्रैनियम। क्रैनियम, क्रैनियम के नीचे की तरफ, कपाल अस्थि के नीचे की तरफ। ठीक है, और कपाल अस्थि क्या होता है? तो ये आपका कपाल अस्थि है इतना स्ट्रॉन्ग, इजीली ये फूटता भी नहीं है। खोपड़ी फूटती नहीं है बहुत जल्दी से, क्योंकि इस खोपड़ी के अंदर हड्डियां होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं? 8 हड्डी होती हैं। तो आपको बिलो क्रैनियम आपको यहां पर नोट करना है ब्रेन के बारे में कि इसकी लोकेशन आपको पता चल गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपने देखा है, अच्छा ये बताओ कि भगवान ने आपको दिमाग सबसे ऊपर दिया, यहाँ यहाँ या यहाँ कमर में या पेट वाले पार्ट में, कहीं पर भी ब्रेन को सेट कर सकता था भगवान। क्यों करा आपको सबसे ऊपर क्यों दिया? कभी आप सोचते हैं इस चीज को? क्यों? क्योंकि इस ब्रेन के नीचे सारे ऑर्गन्स होते हैं और उन सब ऑर्गन्स को कंट्रोल एंड कमांड कौन देता है? ब्रेन। इसलिए भगवान ने सोच समझ के आपके दिमाग को इस जगह पे रखा है। क्यों रखा है?
क्योंकि इसके नीचे ब्रेन के अंडर में, ब्रेन के अंडर ऑब्जर्वेशन में ब्रेन सब ऑर्गन्स को कमांड भेजता है, तभी आपके सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। इसीलिए भगवान ने सोच समझ कर आपके दिमाग को सबसे ऊपर जगह दी है। यहाँ आपका हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, इन सबको सिग्नल भेजने का काम करता है। कौन, आप बताओगे? आपका ब्रेन। ठीक है, अब किसके थ्रू भेजता है वो हम आगे बात करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैम आपने लोकेशन बता दी, स्टडी बता दी, अब बात करते हैं ब्रेन का वेट कितना होता है। भाई दिमाग एक ऑर्गन है, इसका कुछ वजन तो होना चाहिए ना, तो आप मुझे बताएंगे कि ब्रेन का वजन कितना होता है? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 7 किलो? हाँ जी, बताइए कि कितना किलो वजन होना चाहिए आपके ब्रेन का? जल्दी बताइएगा, आप कितने किलो वजन होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पर 300 ग्राम, बहुत सारे बोलते हैं 400 ग्राम, बहुत सारे बोलते हैं 800 ग्राम। तो देखिए, ऑन एन एवरेज अगर कोई भी एक अडल्ट मेल है, अगर कोई एक अडल्ट मेल है, एक वयस्क नर है, तो उसके दिमाग का वजन होना चाहिए 1400 टू 1450 ग्राम ऑन एन एवरेज। बहुत सारी बुक्स में 1400 लिखा हुआ होता है, 1450 लिखा हुआ होता है, मैंने रेंज में लिखवा दिया है। अगर कोई एक अडल्ट फीमेल है, अगर कोई एक वयस्क महिला है, तो उसके अंदर दिमाग का वजन कितना होना चाहिए? अप्रोक्स 1300 टू 13 अडल्ट फीमेल में 1300 टू 1315 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई एक अडल्ट मेल है तो वो 1400 लेकर 1450 ग्राम के दिमाग का वजन होता है उसका। अगर कोई अडल्ट फीमेल है तो उसके दिमाग का वजन कितना होता है? आप बताएंगे 1300 टू 1350 ग्राम का। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो लड़के लोग हैं वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, लड़कियों में दिमाग कम होता है। लड़कियों में दिमाग कम नहीं होता है, दिमाग का वजन कम होता है। ऐसा कहा जाता है मेल के कंपैरिजन में, लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों में 100 से 80 ग्राम दिमाग का वजन कम होता है। लेकिन दिमाग का वजन कम होने से उनकी इंटेलिजेंस पावर, विल पावर, विजडम पावर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि लड़कियों में दिमाग कम होता है, नहीं, लड़कियों में दिमाग का वजन कम होता है, और वजन कम ज्यादा होने से कोई ऐसा तो है नहीं। अब क्यों होता है? क्योंकि बच्चा, मैं आपको एक पॉइंट बता दूं यहां पर, जनरली आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब किसके अकॉर्डिंग होते हैं? उनका वजन आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग होता है। और ऐसा देखा गया है कि जनरली जो मेल का जो फिजिक होता है उसका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आप देखेंगे बच्चा कि दिमाग का हो गया या हल्का सा उनके 1-2 और भी ऑर्गन है जिनका वजन हल्का सा ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी लड़की में 1300 है, 1350 है, तो इसका मतलब ये नहीं उसमें दिमाग का वजन कम है। लेकिन मैम, तो जब आप बच्चे थे तो कितना वजन होना चाहिए था? बच्चे का तो वजन कम होता है, ये ऑन एन एवरेज बताया है मैंने। अब अगर बच्चा एक बोल रहा है क्या ये रिकॉर्डेड क्लास है? बच्चा, ये सब कुछ सारी लाइव क्लासेस हैं। बार बार मुझे कमेंट ना करें कपिल सेन, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले भी बोला है लाइव क्लास है। तुम लोगों ने दिमाग खराब कर देते हो यार, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, रिकॉर्ड क्लास, दिमाग कितना खराब कर देते हो ना टीचर का। आते ही पढ़ाया था, डेट बताई, टाइम बताया, लेकिन नहीं, तुम लोगों को करना ही यही है। चलो, जब मैम हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग का वजन कितना होना चाहिए था? तो जब आप बच्चे थे तो आपका दिमाग पूरा बना नहीं था, बने का मतलब वो विकसित नहीं हुआ था, तो 300 से 400 ग्राम का था। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि बच्चों के दिमाग का वजन 300 से 400 ग्राम और अडल्ट मेल 14 टू 50 ग्राम। अब अच्छा, कभी कभी एग्जाम में ना ऑप्शन आता है 1300 से 14, तो अगर ये ऑप्शन है 1300 से 1400 ग्राम, इसको भी आप सही कर देना, ये ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो कभी आप रिजिड मत हो जाना कि मैम ने इतना लिखवाया था तो वही ऑप्शन होना चाहिए, अब स्किप करके आ जाओगे, नहीं। 13 टू 1500, 13 टू 1400 ग्राम वाला भी ऑप्शन है, आप उसको सही कर दीजिएगा। चलो, ये हो गई वेट की बात, उसकी लोकेशन की बात कि ब्रेन की लोकेशन क्या होती है, उसका वजन क्या होता है। अब मैं आपको आपके दिमाग के कुछ फैक्ट बताने जा रही हूं, जिन फैक्ट को जानकर आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा, लेकिन हैं तो हैं, अब मैं क्या कर सकती हूं। देखो बच्चों, सबसे पहला फैक्ट, ये जो दिमाग का वजन मैंने आपको बताया है ना, इस वजन में से हर साल अप्रोक्स ऐसा कहा जाता है 2.5 से 3.5 ग्राम वजन पर ईयर कम होता जाता है। कब?
तो ऐसा कहा जाता है आफ्टर एट द एज ऑफ 25 टू 26 ईयर, मतलब 25 से 26 साल के बाद ऐसा कहा जाता है कि हर साल आपके इस दिमाग के वजन में से 2.5 टू 3.5 ग्राम वजन हर साल कम होता जाता है। इसीलिए बच्चा जितने एग्जाम देने हैं, आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर बनना है आपको, या कोई भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी है, तो आप इस उम्र से पहले ले लें, फिर आप समझ रहे हैं कि धीरे धीरे आपके दिमाग का वजन कम होता जाएगा। सबसे पहला फैक्ट, ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। ओके, चलो, कि जब आप 25-26 साल के हो जाओगे तो हर साल इतना दिमाग का वजन कम होता जाता है। अब दूसरा फैक्ट मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ, दूसरा फैक्ट मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपका जो दिमाग है ना, ये दिमाग, आप या मैं, एक नॉर्मल पर्सन अपने दिमाग का अप्रोक्स 2.5 टू 3% ब्रेन को ही यूज में लेता है। ऐसा कहा जाता है, रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ ये बात, कि जितना आपका दिमाग है 100%, उसमें से अप्रोक्स आप 2.5 से 3% दिमाग ही आप काम में लेते हो। बाकी का आपका 97 या 96.5% ब्रेन आपका वेस्ट चला जाता है। आपका, मेरा, सबका वेस्ट चला जाता है। ऐसा कहा जाता है, आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 5% या 4-5%, कुछ बुक्स में 4 लिखा हुआ होता है, कुछ में 5%, ये मान लो हमसे तो ज़्यादा ही करा ना, तो आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 4 से 5% ब्रेन यूज में लिया था। तो सोचिए आइंस्टीन क्या थे। लेकिन ऐसा भी देखा गया है रिसर्च में कि अगर आप अपने ब्रेन को 3% से ज़्यादा यूज में लेते हैं तो आपको अल्जाइमर हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग का 4 से 5% यूज में लेने लग जाते हैं तो आपको अल्जाइमर का मतलब होता है आपके ब्रेन में नई मेमोरीज का बनना बंद होना और पुरानी मेमोरीज जो थी वो वैसी की वैसी रहती हैं। एक होता है एमनेसिया, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसमें बच्चा पुरानी मेमोरीज डिलीट हो जाती हैं, नई मेमोरीज बनने लग जाती हैं आपके दिमाग में। लेकिन अल्जाइमर सुना होगा आपने, कौन सी मूवी में दिखाया अल्जाइमर? मूवी में दिखाया ना, आई थिंक अल्जाइमर, या फिर वो एक मूवी थी जिसमें दिखाया होगा, आप देख लेना कौन सी मूवी है। तो अगर आप अपने दिमाग का 4-5% यूज में लेने लग जाएंगे आपको अल्जाइमर हो जाएगा। कोई भी नई मेमोरी बनना बंद हो जाएगी और जो पुरानी भी है ना वो भी प्रॉपर आपको याद नहीं रहेंगी। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन जी की जब डेथ हुई थी ना तो उनको अपने घर का प्रॉपर एड्रेस तक याद नहीं था उनको। तो ज़्यादा दिमाग भी यूज में लेना, बोलते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान भी खतरनाक होता है, वैसे ज़्यादा भी नहीं लेना, तो कम से कम 3%, 3.5% तो ले ही सकते हैं। तो कोशिश करें, जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही ज़्यादा बहुत है आपके पास। कितना है? 96-97% पड़ा है, करते रहो खर्च, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये आपका फैक्ट नंबर 2 हो गया। अब फैक्ट नंबर 3, जब आपकी डेथ हो जाती है, डेथ का मतलब जब आप मर जाते हैं, जब आप मर जाते हैं तो मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक आपका ब्रेन एक्टिव रहता है। अगर आपकी ब्रेन की कोई बीमारी नहीं हुई, ब्रेन आपका ठीक था और आपको हार्ट अटैक आ गया या कोई और आपको बीमारी हो गई है ना, तो बच्चा, हाँ, आपके मरने के बाद आपका ब्रेन 7 से 8 मिनट तक एक्टिवेट रहता है, 7 से 8 मिनट तक थोड़ा बहुत काम करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ब्रेन के बारे में मैं क्या बताने वाली हूं। नेक्स्ट आपका ब्रेन का जो फैक्ट है वो ये है, फैक्ट नंबर 4 क्या है, कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे की बात करती हूँ, तो आपके ब्रेन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है आपके ब्रेन के पास, इतनी ज़्यादा पावर होती है, जितनी पावर एक 10 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए आपको चाहिए होती है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग या आपके पेरेंट्स या आपका टीचर हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देता है कि आप रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठकर आप पढ़ें, क्योंकि सुबह सुबह जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग एकदम खाली है, जो भी उसके अंदर डालोगे वो स्टोर होता जाएगा। उसकी हार्ड डिस्क होती है, एक आगे बताएंगे हम आपको, जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है वैसे आपके ब्रेन में भी हार्ड डिस्क होता है, जो भी डालोगे सब स्टोर हो जाएगा। इसीलिए मैं हर क्लास में अपने बच्चों को बोलती हूँ, रात को 11 से 11:30 या 12 बजे तक आप सो जाएं, कोशिश करा करें, और सुबह जब भी आप 5, 5:30 बजे उठते हैं तो आप अपनी फालतू की फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल साइट्स पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, किताब लें और सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगता है उसको पढ़ाई करें, क्योंकि सुबह सुबह आपके ब्रेन के पास इतनी पावर है, जो भी पढ़ोगे सब समझ में आएगा, स्टोर होता जाएगा। 10 वोल्ट का बल्ब जलाने के लिए जितनी पावर चाहिए होती है उतने आपके ब्रेन के पास है, सोचिए आप। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे फिर मैम आप इतनी रात को क्यों पढ़ा रहे हो, है ना, लेकिन अब आप लोगों की हालत ऐसी हो गई है। ठीक है,
चलो, तो आप बात नोट कर लेना ये चीज कि ब्रेन आप सिर्फ 2.5 से 3% काम में ले सकते हो। उसके बाद अगर इससे ज्यादा लोगे तो फिर आप साइंटिस्ट हो जाओगे, इससे ज्यादा भी आपको नहीं लेना है। और डेथ के 7 से 8 मिनट बाद भी आपका ब्रेन काम करता है। एक होता है बच्चा, आप एक टर्म सुनोगे, एक बार सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक होता है बायोलॉजिकल डेथ। सुना है आपने कभी बायोलॉजिकल डेथ? हिंदी में कहा जाता है इसको जैविक मृत्यु। जैविक मृत्यु में क्या होती है? जब आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, बाकी का ऑर्गन्स थोड़ा बहुत काम कर रहा है लेकिन आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, तो बच्चा उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ। जैसे कोमा, कोमा का एक केस होता है, उस केस के अंदर आपका ब्रेन बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर की नज़र में आपकी एक तरीके की डेथ हो चुकी है, बायोलॉजिकल डेथ डॉक्टर उसको नाम देता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन एक बार सीजीएल के एग्जाम में आया था कि बायोलॉजिकल डेथ में कौन सा ऑर्गन मर जाता है, तो कौन? ब्रेन मर जाता है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके ब्रेन के बारे में क्या बताने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन जो है आपका, ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। ये भी आपके बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है। ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन, इसका मतलब क्या है? दिमाग एक वसीय अंग है। देखो बच्चों, हमारे बॉडी में 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली। ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, एचबी का मतलब है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर। हमारे बॉडी में 3 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं मेनली, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। कौन कौन से? तो नंबर 1 पे होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स जिनको हम बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। शर्करा भी हमारे बॉडी में ऊर्जा देने का काम करती है। नंबर 2 पे होते हैं प्रोटीन। आप बहुत सारे प्रोटीन्स खाते होंगे, प्रोटीन से भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और नंबर 3 पे होती है वसा, फैट। तो इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। अब कैसे मिलती, क्या मिलती, वो हम ह्यूमन न्यूट्रिशन के चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, लेकिन मैं यहां पर कुछ फैक्ट बताने जा रही हूं, वो नोट करते जाओ मेरे साथ। ठीक है, हमारे बॉडी में 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कौन कौन से? शर्करा, प्रोटीन एंड फैट। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाले मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो आप आंसर देंगे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास होती है? फैट के पास होती है। अब मैम आप ये क्यों बता रही हैं, आप ये चीजें क्यों बता रही हैं? मैंने यहां पर लिखा, जो ब्रेन है ह्यूमन बॉडी में, वो कौन सा ऑर्गन है जिसको हम फैटेस्ट ऑर्गन बोलते हैं? आपका आंसर होगा ब्रेन। ब्रेन के अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है। क्यों होता है उसका रीजन सुनो। मैम कोई नया बैच आ रहा है क्या? विपिन यादव बोल रहे हैं। विपिन, ये देखिए मैं साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 आज से ही स्टार्ट हुआ है, इसी का पहला क्लास ले रही हूं एज ए डेमो के तौर पर, आप इसको देख सकते हैं। साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 हमारा न्यू बैच है, इसकी पहली क्लास है, आज पहला क्लास है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब सुनो बच्चों ध्यान से कि जो ब्रेन है हमारा, वो कैसा ऑर्गन है? फैटेस्ट। क्यों है? क्योंकि बच्चा दिमाग में एक दिन में 70,000 से भी ज़्यादा थॉट आते हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 से ज़्यादा थॉट आते हैं। भाई अभी आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैम कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगी, कौन सा बैच है, बायोलॉजी क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैम को तो पढ़ाना नहीं आता, मैम तो ब्रेन पढ़ा रही है, कोई और चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रही है, ब्रेन में ऐसा क्यों होता है? ये सारे थॉट्स हैं आपके। एक दिन में आपके बॉडी में आपका जो ब्रेन है वो 70,000 थॉट आते हैं आपके दिमाग में। और ऐसा कहा जाता है इन 70,000 थॉट में से अप्रोक्स 90% जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। आप खुद सोच लीजिए कि आपका ब्रेन नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, पॉजिटिव चीज़ें तो बहुत ही लेट जाके समझ में आती हैं। जब नेगेटिव का रिजल्ट देख चुके होते हैं तब जाकर आप पॉजिटिविटी को अडेप्ट करते हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में जो 70,000 आपके थॉट हैं, उन 70,000 थॉट में से 90% अप्रोक्स ऐसा देखा जाता है कि आपकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। सिर्फ 10% में आपकी क्या होती हैं? पॉजिटिव। और इन 10% में जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, अब उसमें आपको कितनी अपने अंदर अडेप्ट लेनी है, अडेप्ट करनी है आपको, और उसको कैसे आपकी डेली लाइफ में आप यूज में ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है,
अब बच्चा, तो ये जो आपके दिमाग में 70,000 थॉट है, आपका दिमाग, मैंने बोला सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। दिमाग सुनने में, सोचने में, समझने में, बोलने में, इन सब में क्या खर्च करता है? ऊर्जा खर्च करता है। और भाई हमारे बॉडी में ऊर्जा किससे मिलती है? इससे। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? फैट से। इसीलिए हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा क्या होती है? फैट होती है, वसा होती है। इसीलिए मैंने आपको बोल दिया ब्रेन इज ए फैटेस्ट ऑर्गन। बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स आती हैं। उसके अलावा दिमाग समझने में, सुनने में, जानने में, पहचानने में, किसी भी चीज को स्टोर करने में, इन सब में क्या खर्च करता है? ऊर्जा। और हमारे बॉडी में ऊर्जा इन 3 चीजों से मिलती है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। और तीनों में ज्यादा किस में होती है? फैट में। इसलिए हमारे ब्रेन के पास क्या होना चाहिए? फैट होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ब्रेन इज द फैटेस्ट ऑर्गन। हमारे दिमाग के अंदर सबसे अधिक कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन ब्रेन, तो कौन सा होएगा? आप बताओगे फैट। अब बच्चा दूसरा पॉइंट आप मेरा ध्यान से सुनेंगे। आगे मैं क्या बताने वाली हूं आपको। आप इतनी बात जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है? जल्दी से बताओ, ये किसका फॉर्मूला मैंने लिखा है? ये फॉर्मूला किसका लिखा है? ये फॉर्मूला है आपका ग्लूकोज का। हमारी बॉडी में ऊर्जा कब बनती है? जब ग्लूकोज को तोड़ता है कौन? ऑक्सीजन। ये सारा पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, अभी सिर्फ आप सुनते जाओ। क्या? तो आप सुनेंगे कि हमारे बॉडी में ऊर्जा कब बनती है। भाई कोई भी काम, आपके बॉडी ऑर्गन्स ऐसे ही तो काम नहीं करते। फिजिक्स में पढ़ा है, कोई भी कार्य कब होता है? जब ऊर्जा होती है आपके पास। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं, मैं अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हूं आप लोगों के पीछे। मैं चल रही हूं, घूम रही हूं, फिर रही हूं, कोई चीज को समझ रही हूं, बोल रही हूं, मैं अपनी ऊर्जा खर्च कर रही हूं। हमारे बॉडी में ऊर्जा कब बनती है? जब ग्लूकोज को तोड़ता है कौन? ऑक्सीजन। तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। अब बच्चों एक बात बताओ, इसी एनर्जी को काम में लेकर हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते होंगे, तो ब्रेन भी इस ऊर्जा को लेता होगा। अब ब्रेन के पास ये ऊर्जा बननी चाहिए, तो बनेगी तो किससे बनेगी? ग्लूकोज और ऑक्सीजन से। तो ऐसा कहा जाता है कि 100% जो आपके बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, उसका अप्रोक्स 20% ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है? ब्रेन के पास। सोचिए, 20% टोटल अमाउंट ग्लूकोज और ऑक्सीजन का 20% अकेले ब्रेन ने खर्च कर दिया। बाकी का 80% बाकी की अदर सेल्स, बाकी के अदर टिश्यूज, बाकी के अदर ऑर्गन्स काम में लेते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमारा ब्रेन बहुत काम करता है। सोचने में, समझने में, किसी चीज को जानने में, पहचानने में आप अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। तो ब्रेन को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए ब्रेन ने पहले तो सबसे पहले फैट को रख लिया अपने पास। दूसरा, जितना भी आप बताएंगे, जितना भी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की मात्रा है, उसका 20% अमाउंट सिर्फ अकेला कौन रख लेता है? ब्रेन। क्योंकि ब्रेन को खर्च करना है बच्चा, ठीक है, क्योंकि ब्रेन को खर्च करनी है। तो ब्रेन के बारे में कितने सारे फैक्ट बताए मैंने, एक बार फिर से सुन लो। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, आप कोशिश करा करें स्टार्टिंग में ही क्लास जब आपकी स्टार्ट हो तब आप लोग आया करें। मैंने क्या बोला कि हर साल आपके दिमाग के वजन में से 2.5 से 3.5% दिमाग का वजन कम होता जाता है। दिमाग सिर्फ आप 2.5 से 3% काम में लेते हैं, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक। मरने के बाद 7 से 8 मिनट तक आपका ब्रेन एक्टिवेट रहता है। ब्रेन में सबसे ज्यादा फैट होता है और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का अप्रोक्स 20% अमाउंट किसके पास रहता है? हमारे ब्रेन के पास रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक और क्वेश्चन आता है आपके ब्रेन से कि ब्रेन में कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा होता है? मिनरल समझते हैं आप? खनिज तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन ब्रेन के पास सबसे ज्यादा, मानव मस्तिष्क के पास सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? तो कौन सा खनिज तत्व होता है हमारे ब्रेन के पास? चलो मैं 4 ऑप्शन दूं, आप मुझे बता देंगे कौन सा सबसे अधिक होता है। चलो बताओ। नाइट्रियम मतलब सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड आप मुझे बताओ जिंक। इन चारों में से हमारे ब्रेन के पास सबसे ज्यादा कौन सा होता है? मैं आपके
कमेंट का इंतजार कर रही हूं, जल्दी बताओ कि हमारे ब्रेन के पास सबसे अधिक कौन सा खनिज तत्व होता है। और प्लीज़ जो लोग YouTube से देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें, यहाँ पर बच्चों को जोड़ें, क्योंकि वो बच्चा, मैं एक्चुअली थोड़े दिन से YouTube पे क्लास ले नहीं पा रही थी, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल चल रहा था, तो बच्चों को पता नहीं है कि मैं YouTube पे वापस क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ाना, मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। चलो तो बताओ कौन सा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कैल्शियम बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सोडियम बोल रहे हैं। बच्चा जो कैल्शियम बोल रहा है उसका गलत होगा, जो सोडियम बोल रहा है उसका सही होगा। हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा सोडियम होता है। एक लिख रहा है पानी, इसकी तो बात ही छोड़ दो, हम क्या जवाब दें अब, ठीक है। मैंने बोला है मिनरल कौन सा अधिक होता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा? हमारे ब्रेन के पास सबसे अधिक सोडियम पाया जाता है। तो ये आपको ब्रेन के बारे में कुछ फैक्ट पता लगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में कि ये जो ब्रेन है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। कोई मुझे बता सकता है कि क्या है ब्रेन के अंदर? ब्रेन एक ऑर्गन है, ब्रेन क्या है? एक अंग है, इतनी बात तो जानते हैं आप। ब्रेन एक ऑर्गन है और आप 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्गन किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से। हमारा बॉडी, कोई भी एक ह्यूमन बॉडी है, कोई भी एक लिविंग बॉडी है, उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल्स। हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई को हम सेल्स, कोशिकाओं का नाम देते हैं, ठीक है बच्चा। तो सेल्स बनती हैं, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं। तो ब्रेन एक ऑर्गन है। तो हमारा जो ब्रेन या हमारा जो कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, मैं कंप्लीट नर्वस सिस्टम की बात करूं तो कंप्लीट नर्वस सिस्टम, या मैं बोल सकती हूं यहां पर पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र, या मैं बोलूं यहां पर हमारा जो ब्रेन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? ब्रेन के अंदर है बच्चा आपके क्या? सेल्स हैं। ब्रेन के अंदर सेल्स हैं और उन्हीं सेल्स को हम नर्वस सिस्टम की यूनिट या ब्रेन की यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, का नाम देते हैं। सेल्स का मतलब होता है कोशिका। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है या जो हमारा ब्रेन है वो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी? कहने का मतलब है सबसे छोटी इकाई जो नर्वस सिस्टम में पार्ट लेती है, नर्वस सिस्टम को बनाने में सहायक होती है। कौन? तो आप यहां पर नोट करेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन या स्मॉल या सेल ऑफ ब्रेन या सेल ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन। हिंदी में आप बच्चे नोट कर सकते हो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की इकाई या हमारे मानव मस्तिष्क की इकाई जो होती है उसको क्या नाम देते हैं हम? न्यूरॉन नाम देते हैं। न्यूरॉन नाम देते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इस न्यूरॉन के बारे में आपको 3 फैक्ट नोट करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी में टोटल न्यूरॉन्स कितने होते हैं? ऐसा कहा जाता है 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं आपके बॉडी में। आपके बॉडी में टोटल 100 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और यही न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। एक लिख रहा है नेफ्रॉन। अरुण, नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेफ्रॉन अलग चीज होता है, न्यूरॉन अलग चीज होता है अरुण, ठीक है। अरुण ध्यान से समझिए मेरी सारी बातों को, ओके। चलिए मैम, आपका पेड कोर्स कैसे मिलेगा? टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करो एंड वहां से साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहां से आप साइंस स्पेशल के 10 नंबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो न्यूरॉन के बारे में सबसे पहला पॉइंट, 100 मिलियंस न्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे लंबी कोशिका होती है। मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो आप आंसर क्या देंगे? न्यूरॉन। हमारे बॉडी में बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं। जैसे मैं बात करूं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ऐसे ही हमारा लीवर है उसमें भी सेल्स होती हैं, है ना। हमारा किडनी है उसमें भी सेल्स होता है, हमारा फेफड़े हैं उसमें भी सेल्स होती हैं। लेकिन सारी सेल्स में सबसे लंबी सेल्स कौन सी होती हैं? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तीसरा पॉइंट, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है। मिनिमम रीजनरेशन पावर इनके अंदर पाई जाती है। अब मिनिमम रीजनरेशन पावर का मतलब क्या होता है? सबसे कम पुनः निर्माण की क्षमता, सबसे कम
पुनः निर्माण की क्षमता पाई जाती है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चा? ऐसा कहा जाता है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स हैं नर्वस सिस्टम की जो यूनिट मानी जाती है, ये वापस रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, इनका पुनः निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन की जो पावर होती है वो सबसे कम होती है। कोशिका विभाजन की शक्ति सबसे कम पाई जाती है इन सेल्स के अंदर। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बॉडी की वो कौन सी सेल्स हैं जिनमें सबसे कम रीजनरेट होने की पावर होती है। कहने का मतलब है अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, एक बार ये कटरी फटती हैं, तो ये वापस से रिकवर नहीं हो पाती हैं, वापस नहीं बन पाएंगे ये, क्योंकि इनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी सबसे कम होती है। तो हमारे बॉडी में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर सबसे कम पुनः निर्माण की शक्ति होती है? कौन सी? आप बताएंगे न्यूरॉन। अंजलि, मैं आपके कमेंट देख रही हूँ बेटा, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं एप्लीकेशन वाले बच्चों को भूल गई। हाँ अंजलि, सारे कमेंट दिख रहे हैं मुझे, तो मैं इतना सैड स्माइली नहीं बनाऊँ। तो ये न्यूरॉन के बारे में आपको 4 फैक्ट। 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड मिनिमम रीजनरेशन पावर इन ह्यूमन बॉडी। तीनों क्वेश्चन 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको नोट करने हैं। ठीक है, चलो हो गया। अब हम बात करेंगे बच्चा कि ये जो ब्रेन है इसके कितने पार्ट्स हैं, कैसे मिलकर बना है। मैंने लोकेशन बता दी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन के बाहर जो एक कवरिंग लगी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो लोकेशन कहाँ? बिलो क्रेनियम। उसके बाद कुछ फैक्ट बताए मैंने। अब सुनो, हमारा जो ब्रेन है, जब आप इस खोपड़ी को फोड़ोगे तो खोपड़ी को फोड़ने के बाद आपको एक कवरिंग दिखेगी, एक मेम्ब्रेन दिखेगी, और उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहा जाता है मस्तिष्क झिल्ली। हमारे मस्तिष्क के चारों तरफ एक झिल्ली, एक कवरिंग लगी हुई होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस झिल्ली का नाम होता है बच्चों मेनिंजिस। उसका नाम होता है मेनिंजिस। ये सीजीएल और सीपीयू के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ऑर्गन की मेम्ब्रेन मेनिंजिस कहलाती है। कौन से अंग की झिल्ली को हम मेनिंजिस कहते हैं? किसको? ब्रेन। हमारा ब्रेन एक झिल्ली से कवर्ड रहता है, उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस। अब बच्चों ये मेनिंजिस क्या होती है? ये मेनिंजिस कोई एक मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेनिंजिस 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं। एक के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, 3 लेयर को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं? मेनिंजिस बोलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 लेयर इस मेनिंजिस के अंदर होती हैं वो नोट करो। पहला है पायामीटर, पहली लेयर है पायामीटर। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि मैम आप तो हिंदी में नहीं लिख रही, इसका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है, पायामीटर। दूसरा होता है आर्केनॉइड एंड तीसरी होती है ड्यूरामीटर। तो जब इन तीनों, कौन कौन सी? पायामीटर, आर्केनॉइड एंड ड्यूरामीटर, इन तीनों लेयर को एक साथ जोड़ोगे तो आप किसका नाम दोगे? मेनिंजिस। और ये मेनिंजिस क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, हमारे दिमाग को सुरक्षा प्रदान करती है, इन्फेक्शंस होने से बचाता है। कोई बैक्टीरिया आपके ब्रेन के अंदर आ गया तो ये मेम्ब्रेन उसको हटाने का काम करेगी। कोई वायरस का अटैक हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर तो ये मेम्ब्रेन उसको रोक लेती है। तो हमारा ब्रेन जिस मेम्ब्रेन के अंदर सेफ रहता है उस मेम्ब्रेन को हम मेनिंजिस बोलते हैं। और मेनिंजिस 3 परतों से मिलकर बना होता है, पायामीटर, आर्केनॉइड एंड तीसरा ड्यूरामीटर। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूं, उस डायग्राम से आपको अच्छे से चीज समझ में आएगी। ये देखिए, आपका ये ब्रेन की कवरिंग का डायग्राम है। ये देखो मेनिंजिस, ये आपके ब्रेन की झिल्ली है। मैंने कहा ना आपके दिमाग की झिल्ली 3 परत से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी बच्चा? तो सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है, हम आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब आपका ये क्रेनियम हटेगा तो आपके ब्रेन में जो मेम्ब्रेन दिखेंगी मेनिंजिस, तो उसकी सबसे आउटर वाली लेयर क्या होगी? ड्यूरामीटर। और ये ड्यूरामीटर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। देखो ये आपकी ड्यूरामीटर है, ये क्या है? आपकी ड्यूरामीटर है। तो ये सबसे बाहरी परत है। तो ड्यूरामीटर के आगे लिख लीजिए, इट इज आउटर लेयर ऑफ मेनिंजिस। यह है झिल्ली की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है,
दूसरा ये जो बीच में है बच्चा, इसको बोलते हैं मकड़ी के जाले जैसी। मकड़ी के जाले को भी शायद आर्केनोइड्स ऐसा कुछ नाम देते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो मकड़ी के जाले जैसी जो बीच में लेयर होती है, जो बीच में लेयर होती है उसको बोलते हैं आर्केनोइड, ठीक है। और जब से जो अंदर की साइड जो ब्रेन के टिश्यूज के साथ यहाँ लगी हुई होगी उसको बोलते हैं पायामीटर। तो हमारे दिमाग के ऊपर 3 झिल्लियां हैं। कौन कौन सी? सबसे बाहरी आप बताएंगे ड्यूरामीटर, बीच वाली आर्केनोइड, और अंदर वाली जो ब्रेन की सेल्स या ब्रेन के टिश्यूज के साथ धसी हुई होती है, देखो ये वाली, ये जो है इसको बोलते हैं हम पायामीटर। तो ये हमारे दिमाग के अंदर 3 झिल्लियां होती हैं। और जब इस झिल्ली के अंदर इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस आया, उस वायरस ने अटैक कर दिया, कोई बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, कोई जीवाणु विषाणु आया और वो उसने इस मेनिंजिस में इन्फेक्शन कर दिया, तो आपको एक रोग हो जाता है और उस रोग को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस आपने सुना होगा। और मेनिंजाइटिस की वजह से इंसान कोमा में जा सकता है, इंसान का ब्रेन फेल हो सकता है, इंसान की बायोलॉजिकल डेथ हो सकती है, इंसान के न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने सती प्रथा खत्म की थी, उनको मेनिंजाइटिस हुआ था, उनकी डेथ मेनिंजाइटिस से हुई थी, ठीक है। तो आप नोट करेंगे कि जब कोई बैक्टीरिया वायरस का अटैक होता है तो ये मेनिंजिस की झिल्ली खराब हो जाती है, जिसको हम मेनिंजाइटिस रोग का नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ ले, मेनिंजाइटिस रोग किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है, आप बताओगे ब्रेन या ब्रेन की मेम्ब्रेन। तो ऐसे आपका ब्रेन सेफ रहता है किसके अंदर? मेनिंजिस के अंदर। अब इस मेनिंजिस को हटाओगे तो आपको ब्रेन के पार्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और ह्यूमन ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में बंटा हुआ होता है। मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बंटा हुआ होता है। कौन कौन सा? तो आप नोट करेंगे, सबसे पहला ब्रेन का पार्ट है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन को बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। फोर ब्रेन को बोलते हैं हम अग्र मस्तिष्क। आगे वाला दिमाग, ये वाला, बच्चों देखो मेरी तरफ देखो, ये वाला दिमाग, इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। ये आपका फोर ब्रेन है। जो बीच में होता है उसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन, उसको बोलते हैं हम मिड ब्रेन, या हिंदी में लिखते हैं हम मध्य मस्तिष्क। हिंदी में हम क्या नोट करेंगे? मध्य मस्तिष्क। ये वाला कहीं से समवेयर, ये वाला, ठीक है। और सबसे पीछे होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, और हिंदी में लिखेंगे हम पश्च मस्तिष्क। तो ह्यूमन ब्रेन 3 भागों में बंटा हुआ होता है, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क या आगे वाला दिमाग, मिड ब्रेन बीच वाला, और हिंड ब्रेन पीछे वाला। अब बच्चों इनके साइंस में अलग से एक एक नाम और भी होते हैं, और बड़े टफ से नाम होते हैं, लेकिन जो बच्चा नीट वगैरह का, जो बीएससी वगैरह कर रहा है, उसको ये नाम याद करने हैं। ये 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तुम लोग मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से, जो फोर ब्रेन होता है उसका एक नाम और क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रोसइनसेफेलॉन। प्रोसइनसेफेलॉन, तो इसी का एक दूसरा नाम होता है प्रोसइनसेफेलॉन, ठीक है। दूसरा, मिड ब्रेन को बोलते हैं हम मीजोइनसेफेलॉन। मीजोइनसेफेलॉन एक साथ लिखना है, मैं यहां पे डैश लगा देती हूं, इनसेफेलॉन, ठीक है, इनसेफेलॉन। और ये जो हिंड ब्रेन होता है इसको हम नाम देते हैं रोम्बेइनसेफेलॉन। रोम्बेइनसेफेलॉन, इनसेफेलॉन। तो बच्चा आप तो बस कॉमन लैंग्वेज वाले नाम याद कर लो। क्या क्या? फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोइनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को बोलते हैं मीजोइनसेफेलॉन, एंड हिंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेइनसेफेलॉन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा है और सबसे छोटा ब्रेन का पार्ट कौन सा है? इन तीनों में जब आप देखोगे तो ये वाला जो है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ये है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एंड मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैम साइंस स्पेशल की फी कितनी है? 699। 699 फी है। अगले 2 दिन तक आप परचेज करोगे तो 699 है, उसके बाद 799 कर दी जाएगी वो मंडे से, ठीक है। डेमोज तक आप लोगे तो 699 फी आपको पे करना है, ठीक है। साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच का फर्स्ट डेमो वीडियो है ये। टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो बार बार यहाँ पर बोल रहा है, एक्चुअली कोई भी है नहीं अभी स्टूडियो में,
क्या बोलते हैं, मैं अपनी क्लास खुद स्टार्ट करके खुद बंद कर देती हूँ, आजकल मैंने सब कुछ सीख लिया, इसलिए यहाँ पर कमेंट नहीं आ रहे होंगे। लेकिन कॉमर्स वालों के लिए बहुत मुश्किल है। तो कॉमर्स वालों में क्या दिमाग नहीं है, आप अपने दिमाग पर नहीं पढ़ सकते। मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ मैं कि यार आप लोग बोलते हैं हमें बायोलॉजी बहुत टफ लगती है, हमने तो मैथ्स पढ़ा है, हम तो कॉमर्स से हैं। आप मुझे एक बात बताओ तुम लोग कि आप अपने बॉडी पर 40-50 घंटे अपने शरीर के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। आप कितनी अच्छी बातें आज जानने को मिली होंगी आपको, लेकिन नहीं, हम तो मैम कॉमर्स के हैं। तो कॉमर्स वालों में क्या दिमाग नहीं होता? पढ़ लीजिए अपने दिमाग के बारे में, ठीक है। हाँ, बायोलॉजी स्पेशल बैच है बच्चा, बिल्कुल है, वो भी आप टीजीटी वाले, ये सब बच्चे टीजीटी वाले बच्चे या नीट का फाउंडेशन तौर पर आप बायोलॉजी स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलो अब सुनो बच्चा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन तीनों में बड़ा कौन सा हुआ? फोर ब्रेन। सबसे छोटा कौन सा हुआ? मिड ब्रेन। अब इन तीनों को भी आगे हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हम उनके फंक्शंस पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। तो इन तीनों ब्रेन को भी हम आगे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे? तो उस चीज को नोट करो। ये जो फोर ब्रेन है इसको हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 पे आता है थैलेमस भाग, हिंदी में सेम नाम है थैलेमस। नंबर 2 पे आता है हाइपोथैलेमस भाग, थैलेमस हाइपोथैलेमस, बस हाइपो लगा दो। नंबर 3 पे आता है सेरेब्रम, एंड सेरेब्रम को बोला जाता है प्रमस्तिष्क। इसको ध्यान से नोट करना। हिंदी में प्र का मतलब आगे होता है, तो आगे वाला ब्रेन का पार्ट है, और आगे का मतलब क्या हो गया? फोर ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, बस इसमें तो आपको मैं आगे बताऊंगी। आपको एक पॉइंट पढ़ना होता है इसमें, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, वो कोई पार्ट नहीं होता इसका। इसी का एक मिड ब्रेन से ही जुड़ा हुआ भाग होता है, वो आगे बताऊंगी आपको। इसका कोई पार्ट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। अब हाइंड ब्रेन का या हिंड ब्रेन का अगेन 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? पहला है बच्चा पोन्स वैरोलाई, पोन्स वैरोलाई, हिंदी में सेम नाम है, इसको पोन्स वैरोलाई ही बोलेंगे, पोन्स वैरोलाई का नाम ही देते हैं। नंबर 2 पे जो आता है उसको बोलते हैं हम मेडुला ओब्लोंगाटा। मुझे पता है थोड़े से टफ नाम है आप लोगों के लिए, इजी नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तो सब इजी हो जाएगा। मेडुला ओब्लोंगाटा। और नंबर 3 पे आता है, वो आता है सेरेबैलम, एंड सेरेबैलम को हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। हिंदी में अनु का मतलब होता है पीछे, और पीछे वाले दिमाग का भाग है, मतलब किसका भाग है? हिंड ब्रेन का भाग है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा बच्चा कि फोर ब्रेन को हम अगेन 3 सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? तो आप बताओगे कौन कौन सा? तो आप इस चीज को नोट करो। थैलेमस पहला भाग, हाइपोथैलेमस दूसरा भाग, तीसरा भाग सेरेब्रम। हिंदी में ये प्रमस्तिष्क होता है, ये अनु। इंग्लिश में थोड़े से एक जैसे से हैं, सेरेब्रम एंड बैलम। बैलम पीछे वाले में होता है, ब्रम आगे वाले में होता है। इसके तीनों पार्ट पोन्स वैरोलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा एंड सेरेबैलम। अब बच्चों आपको 6 तो ये हो गए, 7वां मिड ब्रेन हो गए। इन सातों के फंक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन सातों में से बॉडी बैलेंसिंग का काम कौन करता है, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल कौन करता है, इंटेलिजेंस के लिए कौन सा दिमाग का पार्ट जिम्मेदार होता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, इस चीज को नोट कर लेना। अब मैं आपको इन सब पार्ट्स में 2 पॉइंट नोट करवाती हूँ। क्या कि इन सब पार्ट्स में सबसे बड़ा कौन सा होता है हमारे ब्रेन का, और सबसे छोटा कौन सा होता है। तो जहां पर आपने सेरेबेलम लिखा है उसके आगे लिखो इट इज लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, लार्जेस्ट सब पार्ट। देखो सब पार्ट क्यों लिखा, कि ब्रेन के पार्ट्स तो ऊपर लिख चुके हो ना कि फोर ब्रेन लार्जेस्ट है, हाइंड ब्रेन स्मॉलेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट सब पार्ट होगा। उपभाग, सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होगा, सेरेबैलम। ओह सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, ये लार्जेस्ट नहीं है, ये तो स्मॉलेस्ट है। इसको लिखो स्मॉलेस्ट सब पार्ट। यह है हमारे दिमाग का सबसे छोटा उपभाग होता है। एंड सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट सब पार्ट, यह सबसे बड़ा है और सेरेबैलम सबसे छोटा है। ऐसा कहा जाता है कि जो सेरेब्रम है वो हमारे ब्रेन का अप्रोक्स 2/3 भाग होता है। 2/3 जो भाग है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम होता है और ये सबसे छोटा होता है। इसको हम कहते हैं लिटिल ब्रेन, इसको हम कहते हैं
इसको हम कहते हैं लिटिल ब्रेन, और लिटिल ब्रेन का मतलब होता है छोटा दिमाग। वो नाना पाटेकर वाला छोटा दिमाग सुना है आपने? छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान की डेथ हो जाती है, हम आपको बताएंगे क्यों हो जाती है। इसको बोलते हैं छोटा दिमाग। ठीक है, तो कितने सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। देखो बच्चों, पार्ट में सबसे बड़ा पूछेगा तो साफ आपको आंसर देना है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लेकिन अगर आपसे सब पार्ट में सबसे बड़ा पूछेगा सेरेब्रम, 2/3 भाग, और पार्ट में सबसे छोटा पूछे मिड ब्रेन, लेकिन सब पार्ट में सबसे छोटा पूछे आप बताएंगे सेरेबेलम। तो ये सारे नाम से आप वाकिफ हो जाएं। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के सिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ पर हमारे ब्रेन में कौन सा भाग होता है। ठीक है, चलो अब इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए आपका ब्रेन, एक इंसान जो ऐसे खड़ा है, ऐसे, तो इसका ब्रेन का ऐसे, ये स्ट्रक्चर ऐसे है। मैं ऐसे खड़ी हूँ तो मेरा दिमाग आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ से ऐसे। ये मेरा सेरेब्रम है, यहाँ पर जाकर मेरा कोई थैलेमस या हाइपोथैलेमस, यहाँ से आपका ब्रेन स्टेम स्टार्ट हो जाता है। ये आपका दिमाग ऐसा सा दिखता है। अब मैं इसको ईजी वे में आपको समझा देती हूँ। आप सोच रहे होंगे ये क्या है मैम, क्या चल रहा है ना? देखो, अब मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। तो ये इमेज छोटी कर सकती हूँ क्या मैं? ये आई थिंक मेरे से छोटी नहीं होगी, लेकिन चलो हम अलग से इसको बना लेते हैं। आप मेरे साथ बनाइए, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं ये वाला भाग, इसको कहा जाता है ब्रेन की पूंछ, ब्रेन स्टेम या ब्रेन टेल। ब्रेन की पूंछ बनानी है हमें सबसे पहले, तो बच्चा इसको ब्रेन की पूंछ नाम दिया जाता है। और ब्रेन की पूंछ 3 भाग मिलकर बनाते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। आप इस डायग्राम में देखेंगे ध्यान से तो देखना, यहां पर होता है मिड ब्रेन ऐसे, फिर उसके नीचे बच्चा यहां पर आपका रहता है क्या, तो मेडुला ओब्लोंगाटा, बीच में रहता है पोन्स और नीचे की साइड होता है एमओ। आप ये सब भूल जाओ, आप मेरे साथ बनाओ। देखो, सबसे पहले हमें बनाना होता है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम बनाने के लिए आप सबसे पहले यहां पर नोट करो, ये है आपके ब्रेन का मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन को मैंने कहा था सबसे छोटा है, तो आप भी समझ के होंगे सबसे छोटा भाग है। ठीक है, ये आपका मिड ब्रेन है। अब मैं आपको दूसरा पार्ट यहां पर बनाती हूं, तो ये आपका कुछ ऐसा सा पार्ट बनेगा आपके ब्रेन का, और इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, तो आप बताओगे पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, ये आपका पोन्स वेरोलाई है। ठीक है, अब नीचे से जहां से आपका स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है, इस ब्रेन स्टेम का सबसे आखिरी वाला जो भाग है, वो यहां से आपका ये वाला भाग होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। ये होता है आपका मेडुला ओब्लोंगाटा। हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेम ही हिंदी में है। क्या आपको हिंदी में नोट करवाऊँ? अब इन तीनों चीज़ को आप ऐसे भर लो पूरा। ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपके ब्रेन का मध्य मस्तिष्क वाला भाग है। तुम लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? एक बार कमेंट करना, समझ में तो आ रहा है ना? सारी चीज़ें नहीं आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका मिड ब्रेन, सब अलग कलर से बना देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या है बच्चों? ये आपका पोन्स वेरोलाई वाला पार्ट है। एंड ये नीचे वाला आपका मेडुला ओब्लोंगाटा, ये आपका मेडुला ओब्लोंगाटा। और यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, बाद में स्पाइनल कोड, जो आगे चलकर आपका बैकबोन बनाती है। ये आपका है स्पाइनल कोड, पीछे की साइड। और स्पाइनल कोड को कहा जाता है मेरुरज्जु। और इन तीनों को एक साथ मिलाकर, हाँ जी, यस और नो, आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज जल्दी बताएं, है ना? साइंस के बैच के बारे में बता दिया है बच्चा, ये साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच है और इसका फर्स्ट डेमो वीडियो है। आज मैं पूरा चैप्टर आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी। अगर आपको मैंने पढ़ाया हुआ समझ में आता है, फिर अंकुर सर भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, देन आप बैच को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और नहीं परचेस करना आपकी मर्जी है। ठीक है, जो आएगा वो पढ़ेगा, जो नहीं आएगा वो कहीं और से पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा जरूर। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये तीनों मिलकर हमारे ब्रेन की स्टेम बनाते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेन की जो स्टेम है, कहने का मतलब ब्रेन का जो पूंछ है, मस्तिष्क की पूंछ कौन कौन से मस्तिष्क के भागों द्वारा बनती है? तो ये मस्तिष्क की पूंछ है बच्चा, ऐसे यहाँ से। ये आपका मिड ब्रेन, यहाँ पे कहीं पर समवेयर पोन्स वेरोलाई,
और यहाँ से नीचे की साइड आपका क्या निकलता है, आप बताओगे आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा, और फिर पीछे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, और फिर आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी के अंदर बीच में एक मोटी सी नस होती है, वो स्पाइनल कॉर्ड होती है, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, हो गया। अब इस डायग्राम में देखो, आपको ये रहा, मैंने बता दिया आपको साफ साफ कि ये पार्ट आपका मिड ब्रेन था, ये बना हुआ मिड ब्रेन, ये भाग क्या था बच्चा, पोन्स, ये नीचे वाला मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये आपका छोटा दिमाग ऐसे लीफ की स्ट्रक्चर का, ऐसे यहाँ पर आपका छोटा दिमाग पड़ा है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। देखो कहाँ से जुड़ा हुआ है छोटा दिमाग, ध्यान से सुनना। पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा से जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर बना दो, कौन सा कलर ले रखा है मैंने, कोई अलग कलर से, इससे बना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाए। ये आपका छोटा दिमाग, और छोटे दिमाग का नाम मैं पहले ही बता चुकी हूँ। छोटे दिमाग का नाम क्या है, आप बताओगे, सेरेबैलम। सेरेबैलम को हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क, तो यहाँ पर आपका छोटा दिमाग होता है। अब बच्चा आपको ये मिड ब्रेन हो गया। देखो मेरी प्रीवियस स्लाइड में चले, हम ध्यान से पढ़े। देखो मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन का पोन्स वैरोलाई, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरेबैलम, तीनों हो गए कि नहीं हो गए। देखो पोन्स, मेडुला, और तीसरा कौन सा हो गया आपका, पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, सेरेबैलम हो गया। तो हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन कंप्लीट हो गया। अब आपका यहां से क्या स्टार्ट होगा बच्चा, एक फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर बनती है आपके ब्रेन में। ये रही, देखो ये रहा आपका फूल सा, ये आपका फूल सा बनेगा, और ये आपका पूरा का पूरा फोर ब्रेन है। पहले ही बता चुकी हूँ, फोर ब्रेन बड़ा होता है, तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि फोर ब्रेन बड़ा बनेगा, क्योंकि फोर ब्रेन बड़ा होता है आपके ब्रेन का पार्ट। तो ये आपकी फ्लावर जैसी ऐसी स्ट्रक्चर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बच्चा क्या, तो आप बताओगे कुछ ऐसी सी बनाओ। ये आपकी फूल जैसी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये है आपका फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो यहां पर आप बताएंगे थैलेमस वाला भाग, ठीक है, ऐसे थैलेमस, यहां पर आप बताइए हाइपोथैलेमस, और जो बचा हुआ भाग है उसको आप क्या बोलेंगे बच्चा, उसको आप बोलेंगे सेरेब्रम। ये आपका बड़े वाला पार्ट सेरेब्रम है, जिसको हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो ये फोर ब्रेन हो गया, यहां पर मिड ब्रेन हो गया, पोन्स, मेडुला, सेरेबैलम, तीनों हिंड ब्रेन के भाग हो गए। तो कुछ ऐसी सी आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है, कुछ ऐसी सी आपकी ब्रेन की स्ट्रक्चर बनती है। मैडम साइंस का पूरा कोर्स कैसे परचेज करें, टाइम्स कोचिंग का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर साइंस स्पेशल बैच नंबर 10 आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैम पीडीएफ कब मिलेगा, जब एक पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगी कंप्लीट, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, उससे पहले पीडीएफ नहीं मिलेगा। ठीक है, हो गया। ये आपका ब्रेन। अब आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो, ह्यूमन ब्रेन का साइड व्यू है, सेरेब्रम, यहीं पर आपका ये थैलेमस वाला भाग हो गया बच्चा, ये वाला हाइपोथैलेमस हो गया, यहाँ पर ये वाला हाइपोथैलेमस इसने ऐसे जोड़कर ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, ये आपका सेरेबैलम हो गया, ये आपका यहाँ पर पोन्स वैरोलाई हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया, मिड ब्रेन हो गया। अब मैं ये सब नहीं बता रही हूँ आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब बात की बातें हैं, तब बताएंगे। तो ये आपका ब्रेन का एक साइड व्यू हो गया कि ऐसे हमारा ब्रेन होता है। अब हमें इन सब ब्रेन के पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ने हैं कि इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या काम होता है, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। जब सबके फंक्शंस पढ़ लोगे तब जाकर आपको कुछ बातें पल्ले पड़ना स्टार्ट होंगी। ठीक है, ठीक है, चलो हाँ, अब स्टार्ट करें हम नेक्स्ट। अब मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी वो सुनो आप, कि हम आपको सारे के सारे पढ़ाऊंगी कैसे। देखो ऐसे उल्टे साइड से चलेंगे हम, यहाँ से ऐसे पढ़ेंगे हम, ऐसे होते हुए ऐसे आएंगे, आपको इजी वे में समझ में आएगा। सबसे पहले हम सेरेबैलम पढ़ेंगे, फिर हम मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ेंगे, फिर हम पोन्स पढ़ेंगे, फिर हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम थैलेमस पढ़ेंगे, फिर हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, फिर हम सेरेब्रम पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बताऊंगी आपको। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। टोटल पार्ट ऑफ ब्रेन काउंट कर लो, हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला लिखेंगे हम सेरेब्रम, एक नंबर पे लिखिएगा सेरेब्रम।
सेरेब्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। अनु का मतलब होता है पीछा, अनुमस्तिष्क। और सेरेब्रम को हम एक पॉइंट और बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में लिख लेना, इट इज, मैं बड़ी यार आज क्या हो गया, इट इज स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे दिमाग का सबसे छोटा उपभाग है। इन सब में देखिए तो सबसे छोटा कौन सा निकलेगा, सेरेबैलम निकलेगा। ओ क्या कर दिया मैंने, सेरेब्रम नहीं लिखना है, एक सेकेंड, रात के 11 बज गए ना, अब न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देंगे। सेरेबैलम लिखना है, ठीक है। चलो, दिमाग में कुछ और चल रहा था इसलिए लिखा गया। तो हिंदी मीडियम में क्या लिखेंगे, यह हमारे दिमाग का सबसे छोटा उपभाग होता है, यह हमारे दिमाग का सबसे छोटा उपभाग होता है, ठीक है। चलो, अब बच्चा दूसरी बात, इस दिमाग को हम बोलते हैं छोटा दिमाग, क्योंकि छोटा है इसलिए लिटिल ब्रेन, इसको हम छोटा दिमाग बोलते हैं। अब बात आती है कि इसके काम क्या होते हैं, ये ब्रेन का पार्ट काम क्या करेगा, इसका क्या काम होता है, इसके फंक्शंस। हाँ, सेरेबैलम होगा, लिख दिया है मैंने सेरेबैलम। मैम रोज एक टॉपिक डाला करो, विशाल यादव की फरमाइश है। कहाँ पर मैम, प्लांट टिश्यू का चैप्टर दे दीजिए। विपिन मिश्रा, प्लांट टिश्यू करवा दिया है मैंने, साइंस 8 में भी करवाया है, साइंस 9 में भी करवाया है। आप कौन से बैच से हैं, ठीक है। चलो, स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, लिटिल ब्रेन। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ये क्या काम करता है बच्चा, इसके फंक्शंस लिखो, क्या काम करेगा, इसके कार्य लिखो। देखो, सबसे पहला इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बॉडी बैलेंसिंग का। सबसे पहला काम करता है ये बॉडी बैलेंसिंग का। हिंदी में इसको लिखेंगे शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। अभी मैं सीधी खड़ी हूँ, मैं गिर नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा सेरेबैलम अभी बहुत अच्छा है और मेरे बॉडी का बैलेंस बनाकर रख रहा है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं गिर रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरा सेरेबैलम काट कर अलग कर दोगे तो मेरा बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे क्या है, इसका काम होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को आप लिखेंगे मांसपेशीय संकुचन, या मांसपेशीय संकुचन, या सिकुड़ना भी लिखा हुआ होता है बुक्स में, संकुचन, मांसपेशीय संकुचन। अब मैम बॉडी बैलेंसिंग तो समझ में आ गया, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा, हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट के काम होते हैं वो सारे मूवमेंट वाले काम कौन करवाता है, मसल्स, मांसपेशियां। और मांसपेशियों में एक प्रोसेस होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब कोई भी ऑर्गन या कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, अंदर की साइड खिंचती है, तो उसके पास अगर कोई लिक्विड वाली चीज़ है तो वो उससे बाहर जाती है। अगर मसल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर रही हूँ, मुझे पसीना आया तो मेरा हाथ ऐसे गया, इस डायरेक्शन में मैंने पसीना पोंछ लिया, तो इस टाइप के सारे जो मूवमेंट हैं, ये सारे मूवमेंट कौन करवाते हैं, मेरा हाथ हिल रहा है ऐसे ऐसे, मैं कैसे भी कर रही हूँ, तो ये सारे काम मसल्स के वजह से होते हैं। मसल्स में मूवमेंट होता है तभी हमारे बॉडी का पोस्चर बन पाता है, हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के मूवमेंट होते हैं वो हो पाते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में हार्ट होता है, हमारा एक ऑर्गन है हार्ट। आप सब जानते हैं हमारे हार्ट का काम क्या होता है, हमारे हृदय का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। जब हार्ट की मसल्स, हार्ट के अंदर मसल्स होती हैं तो बट ऑब्वियस है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो बच्चा जब क्या होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से खून बाहर जाता है, हार्ट से खून क्या होता है, बाहर जाता है। जब हार्ट रिलैक्स करता है खून अंदर आता है। तो जहाँ जहाँ मसल्स होती हैं वहाँ वहाँ मूवमेंट की प्रोसेस होती है या कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम भी मसल्स करवाती है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को कौन रेगुलेट करता है, सेरेबैलम, ठीक है। नंबर 3 पे यहाँ पर क्या आता है, पॉइंट नंबर 3 पे आप नोट करेंगे, इसका काम होता है
है स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना। स्पीकिंग पावर का मतलब है कि कब किससे क्या सेंटेंस बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, कितना बोलना है। जैसे मैं अभी अगला कौन सा सेंटेंस बोलने वाली हूँ, किस लैंग्वेज में बोलने वाली हूँ, क्या बोलने वाली हूँ, सब कुछ मेरा कौन डिसाइड कर रहा होगा? मेरा सेरेबैलम डिसाइड कर रहा होगा। ये 3 मेजर काम होते हैं आपके सेरेबैलम के। आपके शरीर का बैलेंस करना, मसल्स को मूवमेंट, मसल्स में क्या करवाना आप बताएंगे बच्चा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना, या जितने भी हमारे बॉडी में बॉडी पोस्चर होते हैं या मूवमेंट होते हैं उन सबको कंट्रोल करना। कहने का मतलब किस मसल में मैंने अपने हाथ को ऐसे मूव किया तो इसी डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि मेरा सेरेबैलम ले जा रहा है इसको। ठीक है बच्चा, तो आप नोट करेंगे कि किस मसल को किस डायरेक्शन में कितना मूव करवाना है। ऐसे ही हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो है ना, तो क्या होता है, तो आप बताएंगे हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है? आपका सेरेबैलम। तीसरा, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, बोलने की जो मतलब कहने का मतलब कब किससे क्या बोलना है वो वाली चीज। ठीक है बच्चों, ये तीनों काम कौन करता है? सेरेबैलम करता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का काम ब्रेन का कौन सा सब पार्ट करवाता है, बॉडी बैलेंसिंग का कौन सा सब पार्ट करवाता है, स्पीकिंग पावर का कौन सा सब पार्ट करवाता है? इन सब का आंसर क्या देंगे आप? सेरेबैलम। अब आप नोट डालकर मेरे साथ एक पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरेबैलम, ऑन सेरेबैलम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ज़्यादा शराब सेवन से अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जब आप ज़्यादा एक्सेस कंजप्शन ऑफ एल्कोहल ले लेते हैं तो ज़्यादा एल्कोहल लेने से आपका सेरेबैलम डीएक्टिवेट हो सकता है। तो बड़ी ही कॉमन सी बात है, जब आपका सेरेबैलम काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा बच्चों, आप बता दोगे? ये तीनों फंक्शन स्लो हो जाएंगे। तो जिस इंसान ने ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन कर रखा होता है उस इंसान का बॉडी का बैलेंसिंग नहीं हो पाता है, वो लड़खड़ा के चलता है और बात ही छोड़ दो चलने की, तो कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है। बहुत सारे आप देखते होंगे वीडियोस फेसबुक पे व्हाट्सएप पर वायरल होते रहते हैं, नाली में गिर जाता है, यहाँ गिर जाता है, वहाँ गिर जाता है। दूसरा, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत स्लो हो जाता है। आप जब जिस इंसान ने ज़्यादा अल्कोहल पी रखी होती है ना, ज़्यादा शराब पी रखी होती है बहुत ही ज़्यादा, जैसे तो उसको आप एक लात मारना, जिस लात मारी ना आपने, जिस डायरेक्शन में पड़ा है ना उसी डायरेक्शन में, जब तक उसके नशे ख़त्म नहीं होंगे वो वहीं पर रहेगा। तीसरा, स्पीकिंग पावर की तो बात ही मत करो, कुछ भी बोलता है, किसी को कुछ भी बोल देता है ना। आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ रिप्लाई कर रहा है ना। तो बच्चा होता क्या है यहाँ पर, आप बताओगे कि जब ज़्यादा कंजप्शन कर लेते हैं अल्कोहल का तो सेरेबैलम डीएक्टिवेट हो सकता है, आपके बॉडी का बैलेंसिंग नहीं बनेगा, आप किसी से भी किसी भी लैंग्वेज में बात करने लग जाओगे, कुछ भी बात करने लग जाओगे। पॉइंट नंबर 3, आपके मसल्स में प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। और आप यहाँ पर बता सकते हो कि इसीलिए कहा जाता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि अगर आपने ड्रिंक ज़्यादा कर ली तो आपका सेरेबैलम काम करना बंद कर देगा, और जब आपके ही बॉडी का बैलेंसिंग नहीं बनेगा तो आप गाड़ी का बैलेंस तो कैसे बना लेंगे, और फिर आप सलमान खान बन जाएंगे और फिर आप किसी पर भी गाड़ी चढ़ा देंगे। लेकिन सलमान खान तो सलमान खान है, उनके पास पैसा है, वो बच जाएंगे, वो कानून को खरीद सकते हैं, लेकिन हम तो आम इंसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, आपको जेल हो जाएगी, ठीक है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसलिए डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब बच्चा एक बात और सुनना, आपने सुना होगा छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान मर जाता है। बिल्कुल बच्चा, आपने सुना है कि छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान की डेथ हो जाती है। अगर कोई इंसान ऐसे पीछे की साइड सर के बल से गिरता है उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? ऐसे इंसान को हार्ट अटैक आता है। नॉर्मली ऐसे इंसान को हार्ट अटैक या उसका हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेल्योर की वजह से वो इंसान मर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे पीछे की साइड सर के बल से गिरे, आपका सेरेबैलम के ऊपर सेरेबैलम डैमेज हो गया, उसके ऊपर चोट लग गई। जब सेरेबैलम डैमेज हुआ तो बताओ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा या नहीं होगा? मैम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जब मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा तो क्या हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा?
क्या हमारा हार्ट पंप करेगा? क्या हमारा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी? नहीं होगी। और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो हार्ट के अंदर जो खून है वो बाहर नहीं जाएगा। दिल के पास जो खून है वो दिल से बाहर नहीं जाएगा, हार्ट से बाहर नहीं जाएगा। और जब हार्ट से बाहर प्योर ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब हमारे दिल से खून बाहर की साइड जाता है तो आप बताओगे उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। हमारे सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो जाएगा, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा हार्ट से खून बाहर नहीं जाएगा, और जब हार्ट से खून बाहर नहीं जाएगा तो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स के बीच में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऐसे इंसान के ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके ऑर्गन स्ट्रोक हो जाएंगे या उसके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे, उस इंसान को हार्ट अटैक आएगा, उस इंसान का हार्ट फेल हो जाएगा और उस इंसान की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लेना कि छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान की डेथ हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये आपके 3 फंक्शन थे किसके? सेरेबेलम के। ठीक है, तो मैंने आज क्या पढ़ाया? ब्रेन की लोकेशन क्या होती है, ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन की मेम्ब्रेन कौन सी होती है, कुछ मैंने ब्रेन के फैक्ट्स बताए कि मरने के बाद कितनी मिनट तक एक्टिवेट रहता है। किसी ने अगर वीडियो लेट ज्वाइन की है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड होने के बाद इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दी इतनी सारी बातें कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, फिर ब्रेन के हमने एक एक करके सारे पार्ट का हमने बता दिया कहाँ कहाँ होता है, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, मैम याददाश्त कहाँ बनती है, नीतू अभी नहीं बताएंगे, अगली क्लास में हम याददाश्त के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैंने एक ब्रेन के सब पार्ट को हमने सेरेबेलम को पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर हम पढ़ेंगे पोन्स वेरोलाई, फिर हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर सेरेबेलम, फिर हमारे ब्रेन के कुछ डिसऑर्डर करवाऊंगी, और फिर मैं थोड़ी सी PNS एंड ANS के बारे में बात करूंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। फिजिक्स क्या हुआ मैम? फिजिक्स की क्लास थोड़ी ना है आज, तो बच्चा साइंस की क्लास थी, तुम सॉरी बायोलॉजी की क्लास थी, तुम क्यों श्रीशांत आप फिजिक्स की बात क्यों कर रहे हैं? कल भी मेरी क्लास होगी, यूट्यूब पे भी होगी, एप्लीकेशन भी होगी। और मैं बता दूं कि कल की टाइमिंग मेरी क्या है, तो कल भी सेम टाइम पर होगी, सेम जगह सेम टाइमिंग, 9:30 से 11। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास छोड़ने में, 9:30 से 11 होगी। कल भी बायोलॉजी की क्लास होगी और यही चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, एज ए डेमो तौर पर आपके यूट्यूब पे चल रहा है, उसके बाद इस बैच की टाइमिंग होगी 11 से 12:30। डेली में 11 से 12:30 में आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, और अंकुर सर 2 से 3:30, हाँ नहीं 2:30 से 4 अंकुर सर लेंगे इसमें क्या? आपका फिजिक्स। ठीक है, अंकुर सर फिजिक्स का मेरे डेमो के बाद परसों से डेमो स्टार्ट हो जाएंगे अंकुर सर के। अगर आपको बैच परचेज करना है तो आप प्ले स्टोर में जाएं सबसे पहले। हाँ, आपको अगर फ्री में PDF भी चाहिए तो भी आप इस बैच, आप अगर अमाउंट नहीं पे करना है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैच नहीं परचेज करना है, आप PDF ले सकते हैं टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन से। प्ले स्टोर में जाइए एंड वहाँ से टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर आपको सबसे ऊपर आपको एक बैच दिख रहा होगा, साइंस 10, साइंस स्पेशल 10 नंबर बैच, और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अमाउंट है क्या 699, डेमोस के बाद ये 799 हो जाएगा, और रेगुलर क्लासेस होती हैं, मंडे से सैटरडे क्लास होती हैं, एंड हम NTPC ग्रुप D के एग्जाम से पहले इसको कवर करवा देंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा बैच हमने स्टार्ट किया है। जैसे महासंगम बैच लाए थे, वैसे हमने एक बहुत बड़ा बैच स्टार्ट किया है, जिस बैच का नाम है परिवर्तन बैच। एक बैच में बहुत सारे बैचेस हैं, जिसका वैलिडिटी 1.5 ईयर का है। 18+ कोर्सेज होंगे यहाँ पर। देखो, अर्थमेटिक DP सिंह सर पढ़ाएंगे, एडवांस सुजीत सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश नासिर सर पढ़ाएंगे, रीजनिंग परवेज आलम सर, करंट अफेयर का बैच होगा, कंप्यूटर का बैच होगा, हिंदी का बैच होगा, GS में सारे सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर इनके प्रैक्टिस बैचेस हैं। एक बैच में आपको 17+ टीचर्स मिलेंगे, और सिर्फ आपको अमाउंट पे करना है वो 1199। बैच स्टार्ट होगा 16 अक्टूबर से,
एक दिन में 7 से 8 आपके घंटे क्लास होने वाली हैं। 7 से 8 घंटे आपको हमसे जुड़कर रहना है। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छे सीरियस कैंडिडेट हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए, अगर आपने इस बैच को ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका सारा का सारा पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको कोई अदर बैच ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई मैथ स्पेशल, ना किसी कोचिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन आपको सबसे पहले आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन करनी है। 7 से 8 घंटे आपको लाइव हमारे साथ पढ़ना है। यहाँ पर आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर आपको सेम बैचेस की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत हम टीचर्स करेंगे उससे ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपका ये बैच लेना सक्सेस हो पाएगा। जो बच्चा ढंग से पढ़ना चाहता है, एक बारी में ऐसा कि कहीं रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक दिन में मैथ्स की क्लास भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, रीजनिंग भी देंगे, जीएस का पार्ट भी देंगे। और बच्चा ये जो अमाउंट है ना 1199, 17 टीचर हैं, अमाउंट है 1199, लेकिन ये जो अमाउंट है वो 16 अक्टूबर से है। 16 अक्टूबर से हमारे डेमो स्टार्ट हो जाएंगे, 17 अक्टूबर से ये अमाउंट 1499 हो जाएगा। 7 से 8 महीने में हम इसका सिलेबस खत्म कर देंगे। आपके पास वीडियोस 1.5 साल तक रहेंगी, मतलब मान के चलिए पूरा 2021 तक आपके पास पूरी वीडियोस हैं आखिरी तक, या 2022 तक भी कुछ महीनों तक आपके पास ये वीडियोस रहने वाली हैं। ठीक है, इस बैच को आप ज्वाइन करना ना भूलें। मैं बार बार कह रही हूँ, ऐसे बैच मैं इसलिए लाती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, कोरोना महामारी, मुझे पता है आप ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं ना, आपके पास इतना अमाउंट है कि हम एक बैच की फ़ी होती है बच्चा ऑनलाइन में किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखोगे तो 1000-1100 एक नॉमिनल चार्ज होता है, जहाँ से आपका एक बैच परचेज होता है, इंग्लिश स्पेशल, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने महासंगम बैच को भी डेडिकेट किया था कोरोना महामारी के लिए, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा फ़ी, वो बच्चा यहाँ से आकर पढ़ सकता है। ये मेरी गारंटी होगी कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट टीचर मिलेंगे। यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ में दिक्कत हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे इंक्वायरी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कभी भी। इस बैच का स्केड्यूल मैं आपको बताऊंगी कि एक दिन में कैसे कैसे क्लास चलेंगी। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे तक हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। 8 घंटे तो मिलेगा ही मिलेगा एक दिन में। एंड शनिवार को हम सारे के सारे इस बैच में जितने भी टीचर्स हैं वो सब टीचर्स आपके सामने आएंगे और एक एक चीज़ को बताएंगे कि कैसे कैसे हम वो, जैसे अब मुझे नहीं पता ना मैथ्स वाले सर कैसे आपको कौन सी रणनीति के हिसाब से आपको पढ़ाएंगे, तो सर मैथ्स वाले सर दोनों होंगे, वो बताएंगे। इंग्लिश वाले सर अपने सब्जेक्ट का बताएंगे, रीजनिंग वाले सर अपने सब्जेक्ट का बताएंगे, जीएस में भी जितने भी टीचर्स आ सकते हैं 2 या 3, हम सब भी आकर बताएंगे आपको। ठीक है, इस बैच को परचेज कर लीजिए आप आज ही हमारी वेबसाइट timescoaching.in से, या प्ले स्टोर से टाइम्स कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करके। और परिवर्तन, मुझे उम्मीद है कि आप महासंगम के बच्चे से फीडबैक लेना, अच्छे से पूछना कैसा कंटेंट है, टाइमिंग पे क्लास होती है नहीं होती है, कैसा टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप इस बैच को परचेज करें। ठीक है, पर मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो बैच है अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपको कोई भी अदर प्लेटफॉर्म, अदर कोचिंग, अदर सब्जेक्ट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने करंट अफेयर तक आपको, स्टैटिक जीके तक हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है इस बैच में आप 16 अक्टूबर को मुझसे मिलेंगे। पहला क्लास मैं ही लूँगी इसका। इस बार महासंगम में मैं लेट हो गई, थोड़ी घर चली गई थी, 5-7 दिन बाद मेरा नंबर आया, लेकिन इस बार सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन मैं ही करूँगी, सबसे पहली क्लास मैं ही लूँगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो इस बैच में मिलते हैं हम। 16 अक्टूबर के बाद इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, 1499 हो जाएगा, तो उससे पहले कोशिश करें बैच को परचेज करने की। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो, अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, और आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।